नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की गहराई में उतरने वाले हैं और वो है स्वदेशी विकास। हम इसके सैद्धांतिक ढांचे और इसके पीछे के भारतीय दृष्टिकोण का पूरा विश्लेषण करेंगे। परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये विषय न सिर्फ समाज की बुनियादी संरचना को समझने के लिए जरूरी है, बल्कि मेंस के उत्तर लिखने के लिए भी एक बहुत मजबूत आधार देता है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे इस टॉपिक में प्रवेश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से आज की इस चर्चा की रूपरेखा पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे स्वदेशी के एकदम सटीक अर्थ से, फिर इसके ऐतिहासिक सफ़र, कुछ बहुत ही शानदार रियल वर्ल्ड के स्टडीज़ को देखेंगे और अंत में इसका एक पूरी तरह से निष्पक्ष और क्रिटिकल विश्लेषण भी करेंगे। चलिए, सबसे पहले भाग से शुरू करते हैं, स्वदेशी का असल और गहरा अर्थ। अब देखिए, अक्सर जब हम विकास या डेवलपमेंट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले जीडीपी के आंकड़े या बड़ी बड़ी इमारतें आती हैं, है ना? लेकिन स्वदेशी विकास का जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है वो इस सोच को थोड़ा बदल देता है। इसके अनुसार विकास का मतलब सिर्फ वित्तीय वृद्धि नहीं है। असली विकास वो है जो किसी समाज की अपनी खास सांस्कृतिक पहचान, उसकी सामाजिक बनावट और परंपराओं के बिल्कुल फिट बैठे। बाहरी या पश्चिमी मॉडलों की अंधी नकल करने के बजाय ये मॉडल साफ तौर पर कहता है कि पहले अपनी स्थानीय जरूरतों और अपने संसाधनों पर फोकस करो। यही किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास की सच्ची नींव है। इस पूरी फिलॉसफी को अगर किसी ने सबसे बेहतरीन तरीके से शब्दों में पिरोया है तो वो है महात्मा गांधी। उनका ये विचार देखिए। उनके अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है? अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों और वस्तुओं का उपयोग कर आत्मनिर्भर समाज का निर्माण करना। मतलब कोई समुदाय अपने ठीक सामने मौजूद चीजों का समझदारी से उपयोग करके खुद को कैसे सस्टेन कर सकता है, यही स्वदेशी दर्शन की असली आत्मा है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात समझने वाली है। अक्सर हम स्वदेशी को सिर्फ आर्थिक चश्मे से देखते हैं, लेकिन वास्तव में इसके 5 अलग अलग आयाम हैं। आर्थिक रूप से तो ये स्थानीय शिल्प को बढ़ावा देता ही है, लेकिन सामाजिक रूप से ये स्वयं सहायता समूहों के जरिए लोगों में आपसी सहयोग बढ़ाता है। सांस्कृतिक तौर पर यह हमारी स्थानीय कलाओं और बोलियों को बचाता है। राजनीतिक स्तर पर देखें तो पंचायतों के माध्यम से ये सत्ता को निचले स्तर तक ले जाता है, और पर्यावरणीय रूप से ये सुनिश्चित करता है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन ना करें। तो देखा जाए तो आत्मनिर्भरता वास्तव में समाज के हर एक पहलू को गहराई से छूती है। आइए अब इस चर्चा के दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, जहां हम प्रमुख भारतीय विचारकों और उनके द्वारा रखी गई दार्शनिक नींव को समझेंगे। परीक्षा के लिहाज से यहाँ 2 प्रमुख दार्शनिक रूपरेखाएं उभर कर सामने आती हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला है गांधी जी का ग्राम स्वराज। ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर गांव और खादी जैसे कुटीर उद्योगों पर केंद्रित था, जहां अर्थव्यवस्था पूरी तरह से शोषण मुक्त हो। और दूसरा है दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद। ये सिद्धांत भारतीय संस्कृति, इंसान और प्रकृति के बीच एक एकदम परफेक्ट संतुलन बनाने पर जोर देता है। अगर आप गौर करें तो इन दोनों ही सिद्धांतों में एक बात कॉमन है। ये दोनों ही सिर्फ अंधाधुंध मास प्रोडक्शन के बजाय स्थानीय जरूरतों, सामाजिक न्याय और एक टिकाऊ विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। तीसरे भाग में हम नजर डालेंगे इसकी ऐतिहासिक यात्रा पर। एक सदी में ये अवधारणा कैसे विकसित हुई है, आइए देखते हैं। स्वदेशी का ये ऐतिहासिक सफर वाकई काफी दिलचस्प रहा है। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, तब ये सिर्फ राजनीतिक विरोध का एक टूल था। फिर स्वतंत्रता संग्राम में खादी इसका सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। आज़ादी के बाद जब हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था बनी, तब स्वदेशी उद्योगों पर खास ध्यान दिया गया। हालांकि 1991 के उदारीकरण के बाद हमारा झुकाव वैश्वीकरण की तरफ हुआ। लेकिन आज आप देखिए, आज ये आत्मनिर्भर भारत के रूप में एक बहुत ही रणनीतिक और आधुनिक आर्थिक नीति में पूरी तरह से बदल चुका है। अब थ्योरी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और चौथे खंड में देखते हैं कि जमीन पर यह मॉडल वास्तव में कैसे काम करता है। अमूल का नाम तो हम सब ने सुना है ना? लेकिन ये सफलता की कहानी एक शानदार स्वदेशी मॉडल है। सबसे पहले चरण में गुजरात के स्थानीय डेयरी किसान जमीनी स्तर पर एक साथ आए। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बिचौलियों को पूरी तरह से सिस्टम से बाहर कर दिया और एक सहकारी यानी कोऑपरेटिव प्रणाली बनाई। इससे हुआ ये कि सारा मुनाफा सीधे किसानों तक पहुंचने लगा। और इसका अंतिम परिणाम क्या निकला? इस ढांचे ने न सिर्फ उन ग्रामीण समुदायों को आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भी बना दिया। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे स्थानीय लोगों को सशक्त बनाकर वैश्विक स्तर का रुतबा हासिल किया जा सकता है। और हाँ, स्वदेशी का मतलब सिर्फ व्यापार या उद्योग ही नहीं है। पर्यावरण के मामले में भी यह मॉडल उतना ही कारगर है।
याद है उत्तराखंड का चिपको आंदोलन, जिसका नेतृत्व वहां की साहसी महिलाओं ने किया था? वो बाहरी शोषण से अपने जंगलों को बचाने की एक अपूर्व पहल थी। और अगर आज के संदर्भ में देखें तो सिक्किम का दुनिया का पहला पूरी तरह से जैविक यानी ऑर्गेनिक खेती वाला राज्य बनना ये साबित करता है कि स्वदेशी विकास और पर्यावरण संरक्षण ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए अब 5वें भाग की ओर बढ़ते हैं। किसी भी विषय का अध्ययन तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन न करें। 1991 का वो साल जब आर्थिक सुधारों ने हमारे बाजारों को वैश्वीकरण के लिए खोल दिया। विदेशी कंपनियों की तो मानो बाढ़ आ गई, उपभोक्तावाद तेजी से बढ़ा और जाहिर है इसका सबसे ज्यादा और भारी दबाव हमारे स्थानीय उद्योगों पर पड़ा। लेकिन क्या हम वहीं रुक गए? नहीं, इसके जवाब में एक नई चेतना ने जन्म लिया। वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया जैसे अभियान इसी का हिस्सा हैं। इनका सीधा सा उद्देश्य था स्थानीय उद्योगों को सिर्फ बचाना ही नहीं बल्कि उन्हें आधुनिक बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। तो अब यहाँ एक बहुत ही तार्किक और क्रिटिकल सवाल खड़ा होता है, क्या इस स्वदेशी मॉडल की कोई कमियां या सीमाएं नहीं हैं? आज के इस ग्लोबल दुनिया में इसके सामने मुख्य बाधाएं क्या हैं? अगर हम इस टेबल को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो इसके फायदे और नुकसान दोनों एकदम साफ हो जाते हैं। आर्थिक पहलू को ही लीजिए, ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा करने और गरीबी मिटाने में इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन जब बात बड़े निवेश की आती है तो पूंजी की भारी कमी खलती है। तकनीकी रूप से देखें तो ये पारंपरिक तरीके पर्यावरण के लिए तो बहुत अच्छे हैं, पर जब बात स्पीड और हाई एफिशिएंसी वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी की आती है तो ये मॉडल अक्सर पीछे रह जाता है। और मार्केट स्केल की बात करें तो आत्मनिर्भरता तो मिल जाती है, लेकिन हमारी उत्पादन क्षमता सीमित होने की वजह से ग्लोबल मार्केट में विदेशी कंपनी से कड़ा मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन सब चुनौतियों और सीमाओं के बावजूद हम इस चर्चा के अंतिम खंड पर आ पहुंचे हैं, आधुनिक प्रासंगिकता। देखिए, आज के जमाने में स्वदेशी का मतलब 100 साल पीछे जाना बिल्कुल नहीं है। आज इसकी प्रासंगिकता पहले से कहीं ज्यादा है। आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी आधुनिक पहलों को देखिए। ये सब क्या हैं? ये सब आधुनिक तकनीक और बिजनेस को बिल्कुल अपनी जमीन से, लोकल लेवल से खड़ा करने के तरीके हैं। आज दुनिया बेरोजगारी, ग्लोबल वार्मिंग और विदेशों पर अत्यधिक निर्भरता जैसी समस्याओं से जूझ रही है। ऐसे में छोटे उद्योगों को फंड देना, ग्रामीण युवाओं के स्किलिंग करना और महिलाओं को सशक्त बनाना ही वो स्वदेशी रास्ता है जो हमें इन संकटों से बाहर निकाल सकता है। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर को मैं इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। क्या हम सच में एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां 5G और AI जैसी ग्लोबल टेक्नोलॉजी भी हो और साथ ही हमारे स्वदेशी मूल्य भी गहराई से जुड़े रहें? सच मानिए, भविष्य के समावेशी और सस्टेनेबल विकास की कुंजी इसी ग्लोबल इनोवेशन और लोकल नॉलेज के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाने में ही छिपी है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस गहन विश्लेषण से इस विषय पर आपकी समझ और भी ज्यादा साफ हुई होगी और आपकी परीक्षा की तैयारी को एक नई दिशा मिलेगी। तो बस सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।